जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आज बाबा साहेब के भाषण की एक और वीडियो आपके साथ साझा कर रहा हूं। पूंजीपतियों की कृपा से मेहनतकश वर्ग का कल्याण होना असंभव है। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार पिछले रविवार यानी 16 अक्टूबर 1938 को शाम 6:30 बजे मुंबई की प्रमुख कामगार संस्थाओं के तत्वावधान में खासकर लेबर पार्टी और ट्रेड यूनियन कांग्रेस की कामगारों की एक संयुक्त परिषद का परेल के कामगार मैदान में आयोजन किया गया था। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आज की वीडियो के बारे में आपको बता ही दिया है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। पूंजीपतियों की कृपा से मेहनतकश वर्ग का कल्याण होना असंभव है। यह भाषण जनता अखबार में 22 अक्टूबर 1938 को छपा था। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार पिछले रविवार यानी 16 अक्टूबर 1938 को शाम 6:30 बजे मुंबई की प्रमुख कामगार संस्थाओं के तत्वावधान में खासकर लेबर पार्टी और ट्रेड यूनियन कांग्रेस की कामगारों की एक संयुक्त परिषद का परेल के कामगार मैदान में आयोजन किया गया था। परिषद का अध्यक्ष स्थान स्वीकारा था जमनदास मेहता ने स्वीकारा था। मुंबई प्रांतीय असेंबली में कामगारों के हितों की रक्षा के नाम पर कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा मुंबई प्रांत असेंबली में जो ट्रेड डिस्प्यूट बिल रखा गया था, इस बिल का विरोध करने के लिए 50,000 कामगारों की यह प्रचंड परिषद हो रही थी। साथ ही इस परिषद में 9 नवंबर 1938 को मुंबई इलाके में एक दिन को सार्वजनिक हड़ताल की गई थी। इस परिषद में कामगारों ने अपना निश्चय जाहिर किया कि इस सरकारी बिल के लिए कामगारों को कितना तीव्र विरोध है, यह वे सरकार को दिखा देंगे। पिछले रविवार के दिन इस परिषद के काम के लिए कुछ कामगार और उनके नेता कामगारों की बस्तियों में कार, लॉरी आदि वाहनों में बैठकर घूम रहे थे। घोड़पदेव की तरफ से जब उनके वाहन आदि गुजर रहे थे तब मौके की जगहों पर छिपकर कुछ गुंडों ने उनके वाहनों पर पत्थर फेंके। अचानक हुई पत्थरों की वर्षा में 10 से 12 कामगारों को काफी चोटें आईं। उन कामगारों के खून से सने कपड़े मेहता ने सभा में सभी को दिखाए। उस वक्त कामगारों ने खुलेआम कांग्रेस की गुंडागर्दी को प्रति तीव्र निषेध व्यक्त किया है। बैरिस्टर जमनादास मेहता ने अपने शुरुआती भाषण में कांग्रेस के इस हिंसक बर्ताव का तीव्र शब्दों में निषेध किया। उसके बाद श्री मिरजकर ने प्रस्ताव का मसौदा पढ़कर सुनाया। विधायक खेड़गीकर, अंड जोशी, श्यामराव पहलेकर, B.T. रणदिवे, जोगलेकर, श्रीमती उषाबाई डांगे, ओक, पाटकर, निमकर, जे बुखारी, स्वतंत्र लेबर पार्टी के सचिव भाई D.V. प्रधान, विधायक भोले, मध्य प्रांत के कामगार नेता श्री दशरथ पाटिल, भाई जयवंत आदि नेताओं के भाषणों के बाद तालियों की गड़गड़ाहट के बीच डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भाषण शुरू हुआ। पहले उन्होंने वहां जुड़े कामगारों की एकता के लिए उनका अभिनंदन किया। आगे वह बोले। अम्बेडकर ने कहा, आओ सुने बाबा साहेब ने क्या कहा था। आज यहाँ आकर कामगार नेताओं और मेरे कामगार भाई बहनों के आगे बोलने का ये जो मौका मुझे मिला है वो अपूर्व है। जिस बिल का सार्वजनिक धिक्कार करने के लिए आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उस बिल का मैंने एक बार असेंबली में विरोध करते हुए बताया है कि ये बिल अन्यायकारी है। सरकार की इस बिल को अपनाने की नीति का भी मैंने विरोध किया था। उसके बाद अधिक समय देकर इस बिल के बारे को काम करना मेरे लिए संभव नहीं हो पाया। इस बात का मुझे खेद है, लेकिन इस बिल को लेकर लड़ने का सारा काम मेरे मित्र बैरिस्टर जमनादास मेहता ने अपने कंधों पर लिया और बेहतरीन ढंग से उसे निभाया। इसके लिए मैं सार्वजनिक रूप से अभिनंदन करता है। कामगार प्रतिनिधियों ने वर्तमान असेंबली में कांग्रेस का ध्यान इस बात की ओर दिलाने की बहुतेरी कोशिश की है कि ये बिल किस प्रकार कामगारों की आजादी और हित संबंधों के खिलाफ है। आज की परिषद में कार्यकर्ताओं ने निर्णय किया है कि इस बिल के बारे में असंतोष व्यक्त करने के लिए वे एक दिन की सार्वत्रिक हड़ताल करेंगे। उनकी इस हड़ताल के लिए मेरी पूरी अनुमति है। अपनी संघ शक्ति के बल पर इस घातक बिल को नेस्तनाबूद करने की कोशिश करना उनके लिए हितकारी ही साबित होगा। इस देश में 1850 मिले कारखाने आदि चलने लगे हैं, तब वे अब तक हजारों हड़तालें हुई। इन हड़तालों के दौरान कामगारों के इस न्यायपूर्ण हथियार पर किसी ने आपत्ति नहीं की। गुलामी को उजागर करते हड़ताल के हथियार को अफसरशाही ने भी कभी अपने अधिकारों के बल पर छीनने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज अपने को कामगारों की हितरक्षक कहलाने वाली गुलामी का धिक्कार करने वाली कांग्रेस ने अपने मुंबई मंत्रिमंडल के जरिए
इस उज्ज्वल परपंडरा को धता बताते हुए ट्रेड डिस्प्यूट बिल जैसा काला कानून कामगारों के सिर पर लाद दिया है। कोई भी सरकार अगर जनता को नापसंद कानून अगर बनाती है तो उसका विरोध करने के लिए असकारिता की लड़ाई जरूरी है। असल में ये कांग्रेस के पंचप्राण गांधी की दी हुई सीख है जो उन्होंने इस देश को लोगों को दी है। गुरु से प्राप्त इस विद्या का प्रयोग कामगारों को अब गुरु के ही खिलाफ करना पड़ रहा है, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से इस मसले पर सोचा है। उसी के बल पर कहता हूं कि केवल सार्वजनिक हड़तालों से निषेधकारी प्रचंड सभाओं या जलूसों के सहारे मेहनतकश वर्ग की सर्वांगीण उन्नति, उनके हितों आदि के मसले हल होंगे ऐसा नहीं लगता। उससे कुछ अधिक करना पड़ेगा और कुछ अधिक के तहत किसी और पार्टी के झंडे के नीचे अपना आंदोलन ले जाने के बजाय अपने स्वतंत्र पक्ष की स्थापना करना ही हर तरह से उपयुक्त होगा। मेरे कई मित्र उपदेश दे रहे हैं कि मैं कांग्रेस में शामिल हो जाऊं, लेकिन मैं जानता हूं कि अपनी लड़ाई हमेशा अपने पैरों पर खड़े होकर ही लड़नी होगी। किसी से भीख मांगकर हम कभी अपना काम पूरा नहीं कर सकते। अपनी हिम्मत ही असली मार्गदर्शक होती है। इसीलिए पूंजीपतियों की कृपा पर पलने वाली कांग्रेस के हाथों मेहनतकश वर्ग का कल्याण हो पाना संभव नहीं। इसके लिए कामगारों को ही पूरी राजनीतिक सत्ता को काबीज करने के लिए अपने अलग पक्ष की निशानी के साथ वीरतापूर्ण तरीके से लड़ना जरूरी है। नमस्कार, आज हम सीधे उतरते हैं 1938 की मुंबई की गहमागहमी में। एक तरफ आजादी का आंदोलन जोरों पर है, दूसरी तरफ शहर के हजारों मजदूर सड़कों पर हैं। एक नए कानून के खिलाफ लामबंद। वो कानून था कांग्रेस मंत्रिमंडल का लाया हुआ ट्रेड डिस्प्यूट बिल। हमारे हाथ लगा है जनता अखबार का 22 अक्टूबर 1938 का एक अंक। इसमें छपे लेख से हमें उस दिन के विरोध प्रदर्शन की, खासकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की उसमें भूमिका की एक सीधी तस्वीर मिलती है। तो आज इस पड़ताल का मकसद क्या है? हम सिर्फ घटनाओं को दोहराएंगे नहीं, बल्कि समझने की कोशिश करेंगे कि ये विरोध इतना तीखा क्यों था। इस ट्रेड डिस्प्यूट बिल में मतलब ऐसा क्या था जिसने मजदूरों को इतना भड़का दिया? उस दिन क्या हुआ जिसने माहौल को और गर्मा दिया? और सबसे जरूरी, डॉक्टर अंबेडकर ने उस भीड़ से क्या कहा जिसकी गूंज शायद आज भी सुनाई देती है। चलिए परत दर परत इसे खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है रविवार 16 अक्टूबर 1938 को। परेल का कामगार मैदान खचाखच भरा है। शाम का वक्त है और अंदाजा है कि कोई 50,000 मजदूर जमा है। ये कोई मामूली भीड़ नहीं थी। ये मुंबई के मजदूर आंदोलन की ताकत का प्रदर्शन था। शहर की बड़ी मजदूर यूनियन, खासकर डॉक्टर अंबेडकर की इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सारे मतभेद भुलाकर एक मंच पर थीं और अध्यक्षता कर रहे थे बैरिस्टर जमनादास मेहता। हाँ, 50,000 लोग, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, अलग अलग विचारधाराओं के मजदूर नेताओं का एक साथ आना, ये दिखाता है कि मुद्दा कितना गंभीर था। बिल्कुल। ये सिर्फ एक पार्टी का विरोध नहीं था, ये पूरे मजदूर वर्ग की एक तरह से साझा चिंता थी। और चिंता का कारण था ये ट्रेड डिस्प्यूट बिल। इसमें ऐसा क्या था जिस पे इतना गुस्सा था? क्या आप थोड़ा समझा सकती हैं? हाँ, देखिए, स्रोत लेख बिल की एकदम बारीकियों में तो नहीं जाता, लेकिन जो गुस्सा दिख रहा है, जो माहौल है, उससे साफ है कि मजदूर इसे अपने अधिकारों पर सीधा हमला मान रहे थे। आमतौर पर इस बिल की आलोचना इसलिए होती थी क्योंकि इसमें हड़ताल करने का जो अधिकार था उसको सीमित करने की कोशिश थी। अच्छा। कुछ खास उद्योगों में हड़ताल से पहले एक लंबा नोटिस पीरियड देना होता था, फिर अनिवार्य सुलह समझौते की शर्तें थीं। तो मजदूर नेताओं को लगा कि ये उनकी आवाज दबाने की कोशिश है, मतलब मालिकों का पक्ष लेने वाला कानून। हाँ बिल्कुल, उन्हें लगा कि जो हड़ताल उनका सबसे बड़ा हथियार है अपनी बात मनवाने का, उसे ही छीना जा रहा है। अच्छा, तो ये सीधे सीधे मजदूरों के संगठित होने और अपनी मांगे रखने के अधिकार पर चोट थी। और इसी के खिलाफ ये इतनी बड़ी सभा बुलाई गई थी। हाँ। मकसद बिल्कुल साफ था, कांग्रेस सरकार के इस बिल का पुरजोर विरोध करना और सरकार पर दबाव बनाने के लिए 9 नवंबर को एक दिन की आम हड़ताल का ऐलान करना। वो दिखाना चाहते थे कि जमीनी स्तर पर मजदूरों में इस बिल को लेकर कितना ज्यादा गुस्सा है। लेकिन बात सिर्फ शांतिपूर्ण विरोध तक सीमित नहीं रही। कुछ और भी हुआ? हाँ, माहौल सिर्फ विरोध का ही नहीं था, बल्कि काफी तनावपूर्ण भी था। जनता अखबार का लेख एक चिंताजनक घटना का जिक्र करता है। उसी दिन जब कुछ नेता और कार्यकर्ता मीटिंग के लिए लोगों को इकट्ठा करने कामगार बस्तियों से गुजर रहे थे, हाँ, तो घोड़बंदर रोड के पास, जिसे शायद अब खोड़बदेव कहते हैं कुछ लोगों ने, लेख में उन्हें गुंडे कहा गया है, उन्होंने छिपकर उन्हीं गाड़ियों पर पत्थर फेंके। अरे ये तो गंभीर बात है, पत्थरबाजी हुई। बिल्कुल, और ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी। इस अचानक हुए हमले में 10-12 कार्यकर्ता घायल हो गए, कुछ को तो काफी चोटें आईं।
बात इतनी बढ़ गई थी कि बैरिस्टर मेहता ने सभा में उन कार्यकर्ताओं के खून सने कपड़े दिखाए। सच में? मंच पर? हाँ, मंच पर, ताकि सबको हमले की गंभीरता का अंदाजा हो। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर तनाव कितना ज्यादा था। और शायद कांग्रेस की भीतर भी इस बिल को लेकर या फिर विरोध से निपटने के तरीकों को लेकर अलग अलग मत रहे होंगे। और कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया क्या थी इस पर? उन्होंने क्या कहा? है कि विरोध सिर्फ बिल के प्रावधानों के खिलाफ नहीं था, हाँ, बल्कि उसे लागू करने के इन तरीकों और इस तरह के हिंसा के खिलाफ भी था। इसने शायद विरोध को और तीखा कर दिया। जाहिर है इस घटना ने माहौल को और गर्म कर दिया होगा। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच ही फिर सभा की कार्यवाही आगे बढ़ी होगी। हाँ, इसके बाद कॉमरेड मिर्चकर ने सभा के सामने वो प्रस्ताव रखा जिसने विरोध की दिशा तय की, यानी बिल का विरोध और आम हड़ताल का आह्वान। फिर एक के बाद एक कई नेताओं ने भाषण दिए। क्या कुछ प्रमुख नाम सामने आते हैं लेख में? कौन कौन बोले थे? लेख बताता है कि ट्रेड यूनियन कांग्रेस और स्वतंत्र लेबर पार्टी दोनों के कई प्रमुख नेताओं ने भाषण दिए। इनमें विधायक थे, वकील थे, अलग अलग क्षेत्रों और यूनियनों के कामगार नेता शामिल थे, जैसे विधायक खेड़गीकर, एडवोकेट जोशी, श्यामराव पालेकर, बीटी रणदिवे जोगलेकर, श्रीमती उषाबाई डांगे, ओक, पाटकर, कॉमरेड निमकर, जे बुखारी। काफी लोग थे। हाँ, और साथ ही स्वतंत्र लेबर पार्टी के सचिव डीवी प्रधान, विधायक भोले, मध्य प्रांत से आए दशरथ पाटिल, भाई जयवंत जैसे कई नाम थे। ये लंबी फहरिस्त दिखाती है कि विरोध कितना व्यापक और एकजुट था। अलग अलग पृष्ठभूमि और शायद अलग अलग राजनीतिक झुकाव वाले ये नेता एक साझा दुश्मन के खिलाफ एक साथ खड़े थे। और इसी कड़ी में फिर मंच पर आए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। लेख बताता है कि उनका स्वागत जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से हुआ। हाँ, बिल्कुल। और उन्हें आते ही सबसे पहले वहां जमा हुए हजारों कार्यकर्ताओं की उस एकता की तारीफ की जो इस बिल के खिलाफ उन्हें एक साथ लाई थी। लेकिन उन्होंने अपनी बात एक तरह की माफी के साथ शुरू की। उन्होंने माना कि विधानसभा में बिल का विरोध करने के बाद उन्हें इस मुद्दे पर और गहराई से काम करने का ज्यादा समय नहीं मिल पाया था। अच्छा। हाँ, जिसका उन्हें खेद था। ये दिलचस्प है कि उन्होंने शुरुआत ऐसी की। हाँ, लेकिन उन्होंने तुरंत ही बैरिस्टर जमुना दास मेहता की सार्वजनिक रूप से तारीफ भी की। कहा कि मेहता ने इस लड़ाई की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है और उसे बेहतरीन ढंग से निभा रहे हैं। ये शायद दिखाता है कि उस माहौल में साझा लक्ष्य के लिए व्यक्तिगत योगदान को सराहने और एकजुटता बनाए रखने पर कितना जोर था। सही बात है। भले ही नेताओं के बीच अपने मतभेद रहे हों। और फिर बिल पर क्या कहा उन्होंने? कैसे रखा अपना पक्ष? अंबेडकर ने सभा को याद दिलाया कि वो कोई आज पहली बार इस बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पहले ही बॉम्बे असेंबली में बहस के दौरान इसे अन्यायकारी करार दिया था। हाँ, उन्होंने असेंबली में विरोध किया था। बिल्कुल। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उन्होंने और दूसरे कामगार प्रतिनिधियों ने असेंबली के अंदर कांग्रेस सरकार को ये समझाने की भरपूर कोशिश की थी कि ये बिल मजदूरों की आज़ादी और उनके बुनियादी हितों के खिलाफ कैसे है, लेकिन उनकी दलीलों को सुना नहीं गया। इससे एक तरह की हताशा भी झलकती है कि स्थापित राजनीतिक प्रक्रिया के जरिए उनकी बात नहीं सुनी गई। और जो 9 नवंबर की आम हड़ताल का प्रस्ताव था, उस पर अंबेडकर का क्या रुख था? उन्होंने उसका पूरा और बिना शर्त समर्थन किया। अखबार उनके शब्दों को कोट करता है, उनकी इस हड़ताल के लिए मेरी पूरी अनुमति है। सीधा समर्थन। हाँ, ये सिर्फ एक औपचारिक सहमति नहीं थी। उनका मानना था कि अपनी संगठित ताकत, जिसे उन्होंने संघ शक्ति कहा, संघ शक्ति, हाँ, उसके बल पर मजदूरों को इस घातक बिल को खत्म करवाने की कोशिश करनी ही चाहिए। ये सिर्फ विरोध नहीं बल्कि मजदूरों की सामूहिक शक्ति का एक जरूरी प्रदर्शन था। यहाँ संघ शक्ति पर जोर देना अहम लगता है। बिल्कुल। और इसी बात को पुख्ता करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संदर्भ सामने रखा। उन्होंने कहा कि इस देश में मिले और कारखाने कोई नई बात नहीं है, ये तो 1850 से चल रहे हैं। हाँ, काफी पहले से। और तब से लेकर अब तक हजारों हड़तालें हुई हैं, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने मजदूरों के इस न्यायपूर्ण हथियार पर, जो उनकी गुलामी को उजागर करता है, उस पर इस तरह की पाबंदी लगाने की जरूरत नहीं की थी। ये तो बहुत बड़ा दावा था कि अंग्रेजों ने भी ऐसा नहीं किया। हाँ,
और उन्होंने इसे और तीखा बनाते हुए कहा कि यहाँ तक कि अंग्रेजी अफसरशाही ने भी, जो यकीनन मजदूरों की हितैषी नहीं थी, उसने भी कभी हड़ताल के इस बुनियादी अधिकार को छीनने की कोशिश नहीं की। मतलब जो अधिकार ब्रिटिश राज में भी मजदूरों के पास एक तरह से था, उसे अब स्वदेशी सरकार छीन रही थी। यहीं पे बात वाकई दिलचस्प और टकराव वाली हो जाती है। अंबेडकर ने निशाना सीधे कांग्रेस पर साधा। कैसे? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो खुद को हमेशा मजदूरों का हिमायती बताती आई है। हाँ, ये तो कांग्रेस का दावा था। बिल्कुल, जो राष्ट्रीय आंदोलन में ब्रिटिश गुलामी का विरोध करती है। लेकिन विडंबना देखिए, जैसे ही उसे थोड़ी सत्ता मिली, उसी कांग्रेस की मुंबई सरकार इस पुरानी परंपरा को तोड़ रही है और ये काला कानून मजदूरों पर थोप रही है। ये कांग्रेस की कथनी और करनी के बीच का एक तीखा विरोधाभास था, जिसे अंबेडकर उजागर कर रही थीं। ये तो सीधा राजनीतिक हमला था कांग्रेस की साख पर। हाँ, और इसमें एक गहरी विडंबना भी थी, जिसे अंबेडकर ने गांधी जी के सीख का जिक्र करके और पैना बना दिया। उन्होंने सभा को याद दिलाया कि गांधी जी ने ही तो सिखाया था असहयोग का। हाँ, कि अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो जनता को पसंद ना हो, जो अन्यायपूर्ण लगे, तो उसका विरोध करने के लिए असहकारिता की लड़ाई लड़ना जरूरी है, सविनय अवज्ञा करनी जरूरी है। और अब विडंबना देखिए, मजदूरों को अपने ही गुरु से मिली इसी सीख का इस्तेमाल, यानी गांधी और कांग्रेस से मिली सीख का, हाँ, उसी विद्या का इस्तेमाल अपने गुरु के ही खिलाफ करना पड़ रहा था। ये कांग्रेस के नैतिक और राजनीतिक आधार पर एक जबरदस्त चोट थी। ये कहना था कि आप ही ने हमें सिखाया कि अन्याय का विरोध कैसे करना है, और आज जब आप अन्याय कर रहे हैं तो हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। ये तर्क तो काफी शक्तिशाली है, बहुत तीखा। लेकिन क्या अंबेडकर सिर्फ हड़ताल और विरोध तक ही सीमित रहे, या उन्होंने कोई आगे का रास्ता भी सुझाया? यहीं पर अंबेडकर की दूरदर्शिता दिखती है। वो सिर्फ तात्कालिक विरोध प्रदर्शन से आगे की सोच रही थीं। उन्होंने कहा कि थोड़ा शांति से सोचने पर यह साफ है कि केवल एकाध दिन की हड़तालों से या बड़ी बड़ी निषेध सभाएं करने या जुलूस निकालने भर से मेहनतकश वर्ग की सभी समस्याओं का स्थायी हल नहीं निकलेगा। अच्छा, नहीं उनकी सर्वांगीण उन्नति हो पाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि इससे कुछ अधिक करना पड़ेगा। और वो कुछ अधिक क्या था, ये सवाल तो सबके मन में आया होगा वहाँ। बिल्कुल, और यहीं पर अंबेडकर ने अपनी मुख्य राजनीतिक रणनीति सामने रखी, जो आगे चलकर उनके विचारों का, खासकर दलितों और मजदूरों के राजनीतिक सशक्तिकरण का केंद्र बिंदु बनी। उन्होंने साफ कहा कि किसी और पार्टी के झंडे तले किसी और के रहमो करम पर अपना आंदोलन चलाने के बजाय अपना स्वतंत्र पक्ष, अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी स्थापित करना ही हर लिहाज से सही और जरूरी है। यानी कांग्रेस या किसी और पार्टी में शामिल होने के बजाय अपना अलग रास्ता बनाना। एकदम। उन्होंने ये भी बताया कि उनके कई दोस्त और शुभ चिंतक उन्हें कांग्रेस में शामिल होने की सलाह दे रहे हैं। शायद उनका तर्क ये रहा होगा कि कांग्रेस एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, उसमें रहकर शायद ज्यादा प्रभाव डाला जा सकता है। हाँ, संसाधन भी ज्यादा मिल सकते हैं। हाँ, लेकिन अंबेडकर का जवाब क्या था इस सलाह पर? उनका जवाब बिल्कुल साफ, दृढ़ और यादगार था। उन्होंने कहा, अपनी लड़ाई हमेशा अपने पैरों पर खड़े होकर ही लड़नी होगी। वाह। किसी से भीख मांगकर हम कभी अपना काम पूरा नहीं कर सकते। अपनी हिम्मत ही असली मार्गदर्शक होती है। ये आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और स्वतंत्र राजनीतिक पहचान पर जोर देना उनके चिंतन का मूल था। वो मान रही थी कि दूसरों पर निर्भर रहकर हाशिए पर पड़े समूह अपने हक हासिल नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टैंड नहीं, बल्कि एक तरह से एक दार्शनिक स्टैंड भी लगता है। इसकी फंडिंग, जिसका प्रभाव पूंजीपति वर्ग से आता है, उसके हाथों से मेहनतकश वर्ग का, गरीबों का, मजदूरों का भला होना असंभव है। ये कांग्रेस की वर्ग प्रकृति पर सीधी टिप्पणी थी। ये तो बहुत बड़ा आरोप था उस समय की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी पर। बिल्कुल, और इसी विश्लेषण के आधार पर उनका अंतिम आह्वान था। उन्होंने मजदूरों से कहा कि उन्हें सिर्फ आर्थिक मांगों या तात्कालिक विरोध प्रदर्शनों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। उनका लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, पूरी राजनीतिक सत्ता को काबीज करने का लक्ष्य। पूरी राजनीतिक सत्ता। हाँ, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्हें अपने अलग पार्टी के झंडे, अलग पक्ष की निशानी के नीचे एकजुट होकर बहादुरी से, वीरतापूर्ण तरीके से लड़ना होगा। तो उनका संदेश साफ था, आर्थिक लड़ाई और राजनीतिक लड़ाई साथ साथ चलनी चाहिए। और राजनीतिक लड़ाई अपने दम पर लड़ी जानी चाहिए। और राजनीतिक लड़ाई अपने दम पर लड़ी जानी चाहिए। एकदम सही। लेख में अंबेडकर के भाषण का जो शुरुआती वाक्य दिया गया है ना, हाँ।
पूंजीपतियों की कृपा से मेहनतकश वर्ग का कल्याण होना असंभव है। वो असल में उनके पूरे तर्क का निचोड़ है। उनके लिए असली मुक्ति और सर्वांगीण उन्नति का रास्ता राजनीतिक सत्ता से होकर ही गुजरता था, और वो सत्ता किसी और की दया पर नहीं बल्कि अपनी संगठित शक्ति से हासिल करनी थी। तो इस पूरी चर्चा से जनता अखबार के उस लेख के आईने में हमने क्या समझा? हमने 1938 के उस ऐतिहासिक दिन की गहमा गहमी को महसूस किया जब हजारों मजदूर ट्रेड डिस्प्यूट बिल के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए एकजुट हुए थे। हमने सिर्फ विरोध नहीं देखा बल्कि उसके पीछे का तनाव, कार्यकर्ताओं पर हुआ हमला और कांग्रेस सरकार के साथ बढ़ता टकराव को भी समझा। और सबसे बढ़कर हमने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों की ताकत और उनकी दूरदर्शिता को देखा। उनके लिए ये लड़ाई सिर्फ एक कानून के खिलाफ नहीं थी, ये मजदूरों के आत्मसम्मान, उनके संगठित होने के अधिकार और उनकी राजनीतिक नियति तय करने की लड़ाई थी। उनका संदेश साफ था, केवल तात्कालिक विरोध प्रदर्शन या हड़तालें काफी नहीं हैं, वे जरूरी हैं लेकिन नाकाफी हैं। असली और स्थायी बदलाव के लिए क्या जरूरी था उनके हिसाब से? उनके हिसाब से असली बदलाव के लिए मजदूर वर्ग को राजनीतिक शक्ति अपने हाथों में लेनी होगी। किसी और दल पर, खासकर उस कांग्रेस पर जिसका वर्ग चरित्र उन्हें पूंजीपति समर्थक लगता था, उस पर निर्भर नहीं रहना है। हाँ, निर्भर रहने के बजाय अपना स्वतंत्र राजनीतिक रास्ता बनाना होगा। अपनी पार्टी, अपना झंडा, अपनी लड़ाई, यही उनकी सर्वांगीण उन्नति का मार्ग था। और ये हमें आज के लिए भी एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि अंबेडकर ने 1938 में ही आज़ादी से भी पहले हाशिए पर पड़े समूहों, खासकर मजदूरों और दलितों के लिए स्वतंत्र राजनीतिक संगठन और सत्ता पर इतना जोर क्यों दिया था। हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है। और आज के दौर में जब भारत और दुनिया भर में विभिन्न सामाजिक समूह अपने अधिकारों, अपनी पहचान और व्यवस्था में मौलिक बदलाव के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तब अंबेडकर की वो रणनीति, स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व और अपने पैरों पर खड़े होकर लड़ने की जरूरत कितनी प्रासंगिक है। क्या आज भी वंचित समूहों के लिए बदलाव का सबसे कारगर रास्ता अपना अलग राजनीतिक वजूद बनाना ही है, या फिर मौजूदा व्यवस्था के भीतर गठबंधन और दबाव समूह जैसी रणनीतियां ज्यादा प्रभावी हो सकती हैं? इस पर यकीनन और गहराई से विचार किया जा सकता है। धन्यवाद साथियों, आपने वीडियो पूरा सुना। उम्मीद है आपकी जानकारी बड़ी होगी। हम आगे भी और वीडियो बनाकर बात साझी करते रहेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान और बाबा साहेब के भाषणों पर वीडियो बनाकर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का और बाबा साहेब के भाषणों का ज्ञान हो, तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।